प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काल के तीसरे चरण यानी तीसरे युग छायावाद के ऊपर बात करेंगे। हमने छायावाद भाग प्रथम के अंतर्गत छायावाद किस तरह से द्विवेद युग से भिन्न था, उसके नामकरण और समय सीमा को लेकर जो विद्वानों ने अपने मत दिए थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी व्याख्यान को भाग 2 में आगे बढ़ाते हुए जो विभिन्न विद्वानों ने छायावाद को लेकर जो अर्थ और परिभाषा दी उसके बारे में विशद चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते कि छायावाद को नाम छायावाद क्यों दिया गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी उस काल की जिसने इस तरह के साहित्य को इतना प्रभावित किया, और इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रवृत्तिगत विश्लेषण साहित्यकारों द्वारा किया गया। उसको जानने के लिए हम इसके नाम और परिभाषा को या अर्थ, इस नाम के अर्थ और परिभाषा को लिखकर जो विद्वानों के मत हैं उन पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है। द्विवेदी युग की हम बात करते हैं छायावाद की, तो उससे पहले का जो काल है द्विवेदी युग का, उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे कि कैसे वो भिन्न हुआ। द्विवेदी युग की इतिवृत्त प्रधान, गद्याभास देने वाली और बहुमुखी स्थूल कविताओं के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ, ये हम सभी जानते हैं। इनके जन्म के मूल में तत्कालीन सांस्कृतिक प्रतिक्रिया स्वरूप जो युग आया उसने चेतना और नवीन मानवीय चेतना का भी विशेष हाथ रहा। तत्कालीन साहित्य समीक्षकों ने छायावाद को जितना समझा नहीं था उससे कहीं अधिक उनके मनोगत जगत में छायावाद का नाम छा गया। यही वजह है कि सन 1920 के आसपास के वर्षों तक छायावाद की व्याख्या अस्पष्ट रही। विद्वानों के सामने इसका नाम क्लियर या स्पष्ट नहीं था। सामान्य तथ्य यह है कि अनागत का स्वागत पूर्व परिचय से होता है, अन्यथा वह कटु आलोचना का शिकार बनता है। सही है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया या भारतेंदु युग का जो नामकरण किया गया वो मूर्धन्य साहित्यकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, और छायावाद न किसी साहित्यकार या प्रवृत्ति बल्कि एक नया नाम था। तो जब तक हम उसके पूर्ववर्ती परिस्थितियों से नहीं समझेंगे तो आलोचना का शिकार होगा। छायावाद भी आलोचना का शिकार बना। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ने प्राचीन विचारकों और समीक्षकों को एक बार में झकझोर कर रख दिया। लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इतिवृत्तात्मक शैली के अभ्यस्त पाठक के गले छायावादी शैली उतर नहीं रही थी। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, बिंबात्मकता और रहस्य भाव प्रधानता आदि की बहुलता के कारण भाषा में दूरता का रंग गाढ़ा होता चला गया, और तुकांत कविता का प्रेमी पाठक छायावाद की भावभीनी और मधिर आकर्षण युक्त अतुकांत कविता से अपना तालमेल नहीं बिठा पाया। अब देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने जो अपने मत दिए, इसमें सर्वप्रथम जिस मत दिया जिन्होंने दिया वो रामचंद्र शुक्ल है। शुक्ल जी ने अपने जो मत दिया या छायावाद के बारे में जो विचार व्यक्त किए वो इस प्रकार है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल ने छायावाद की अभिव्यंजना की एक शैली विशेष के रूप में स्वीकार किया। साथ ही वे छायावाद और रहस्यवाद को अभिन्न भी मानते थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। निश्चयी आचार्य मिश्र ने सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को स्वच्छंदतावाद और काव्य शैली के प्रति किए गए विरोध को छायावाद स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट संकेतित है कि ये भी अभिव्यंजना की पद्धति विशेष को छायावाद मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी का कहना है छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। डॉक्टर वर्मा और शांतिप्रिय द्विवेदी की परिभाषाओं में छायावाद को रहस्यवाद का एक पार्श्ववर्ती स्वीकार किया गया है। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
कहा है कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई मतों की या ईसाई संतों की रहस्यवादी भावना अवश्य थी। आचार्य नंद बिहारी वाजपेयी का कहना है कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नरेंद्र ने अपने मत में कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके पास मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। महादेवी वर्मा ने छायावाद के ऊपर लिखा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि यह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ ही नहीं जो आज की वस्तु है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गोत है। आगे जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाने लगा। छाया ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं, जहाँ भावबोध की दृष्टि से विगत बोध को छोड़कर एक और नवीन चैतन्य के शिखरों की ओर बढ़ा, वहाँ कला बोध की दृष्टि से वह काव्य शास्त्री जड़ अलंकार युग की सौंदर्य धारणा से अपने को मुक्त कर सीधा प्रकृति के मुक्त पंख प्रसारों में विचरण कर नए सौंदर्य उपादानों की खोज में निकल गया। छायावाद ने अपना सौंदर्य बोध विगत युगों के संचय स्वरूप जीर्ण खलिहानों एवं भंडारों से उधार न लेकर उसे स्वयं नए रूपों से प्रकृति के उर्वर आंगन में उगाया और उसकी प्राणमयी सुनहरी बालियों से अपनी नव मुग्धा काव्य चेतना का श्रृंगार किया। धन्यवाद विद्यार्थियों।